नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में ऊर्जा परिदृश्य का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा परिदृश्य की आज की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है। आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में ऊर्जा परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग आज जल विद्युत का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन छात्रों को भी ये क्लासेस उपलब्ध हो सकें जिनको इस स्तर पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब करे ही आप क्लासेस ले रहे हैं तो उन छात्रों से भी मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे उन्हें हमारी क्लासेस जो आगामी क्लासेस हैं या जो भी क्लासेस अपलोड की जा रही हैं उसकी सूचना उन्हें निरंतर मिल पाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। जल विद्युत या किसी भी तरीके का जो विद्युत होता है, जैसे जल विद्युत हो या पवन विद्युत हो जो पवन चक्कियों से उत्पादित किया जाता है, या फिर परमाणु विद्युत हो या तापीय विद्युत जो कोयले से उत्पादित किया जाता है, सभी प्रकार के विद्युत उत्पादित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक ही प्रकार की होती है, अर्थात टरबाइन के माध्यम से ही विद्युत का उत्पादन होता है। अर्थात विद्युत उत्पादन में टरबाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टरबाइन जब घूमता है तो उससे विद्युत उत्पादित किया जाता है। अब इस टरबाइन को घुमाने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात इस टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम जल का उपयोग करते हैं और उससे जो विद्युत उत्पादित होता है उसे जल विद्युत कहा जाता है। उसी टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम कोयला की ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसे तापीय विद्युत कहा जाता है। उसी टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। तथा उसी टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम हवा का पवन चक्की लगा करके वायु का प्रयोग करते हैं तो उसे पवन चक्की से उत्पन्न ऊर्जा कहा जाता है। जल विद्युत जो नदियों में प्राप्त जल है उससे हम बांध बना करके उत्पादित करते हैं। जैसे ये कोई नदी है, ये एक नदी है जो प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे हम एक बांध बनाते हैं। बांध बना करके इस जल को यहाँ पर रोक दिया जाता है और इस तरीके से अगर इसका प्रवाह इधर की दिशा में हो रहा है तो इस स्तर में अर्थात इस बांध के जिस दिशा से नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ पर इसका जल स्तर जो होगा वो बढ़ता जाएगा और बांध के ऊपर तक वो पहुँच जाएगा, उसमें ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से यहाँ पर जल राशि जो है वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ बांध पर यहीं नीचे हम टरबाइन लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ पर जब पानी नीचे गिरेगा टरबाइन पर तो टरबाइन में डैने लगा दिए जाते हैं, पंखे लगा दिए जाते हैं जिससे वो घूमता है। इस तरीके से जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। आप इसे इस तरीके भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक आपके पास ड्रम है, इसमें आपने पानी भर दिया है, इसमें आपने पानी भर दिया है और एक छेद आपने यहाँ पर कर दिया है और एक छेद आपने यहाँ पर कर दिया है, इसके तली में नीचे कर दिया है। तो जो जल होगा ऊपर वाला जो छेद है यहाँ से जो बाहर जल निकलेगा उसमें वेग कम होगा और जो नीचे छेद आपने किया है यहाँ पर वेग जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसका कारण है दबाव, अधिक दबाव। तो यही वजह होती है कि हम बांध बनाते हैं। जब नदियों का हम बांध बनाते हैं तो बांध से जलराशि बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है जिससे दबाव बनता है और काफ़ी फोर्स के साथ वो जल टरबाइन के डैनों पर पहुंचता है जिससे टरबाइन घूमता है और तेजी से घूमता है जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। ये मुख्यतः तकनीक है जल विद्युत उत्पादित करने का। आपकी सुविधा की दृष्टि से जल विद्युत से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पर नोट किया है इससे बाहर आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल नहीं बनने वाला है। जल विद्युत अपने आप में ही एक बहुत व्यापक टॉपिक होता है, लेकिन
जो भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आइए एक एक को समझते हैं हम लोग। भारत की नदियों में अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता, अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1,45,000 मेगावाट। इसका तात्पर्य है कि जो भी भारत में नदियों से अब तक ज्ञात जल विद्युत की क्षमता है, अर्थात जो नदियां भारत में पाई जा रही हैं उन नदियों के माध्यम से जितना विद्युत हम उत्पादित कर सकते हैं ये वो क्षमता है। पूछा जाएगा कि भारत की नदियों से जो अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1,45,000 मेगावाट। अगला पॉइंट है कि 2023 तक देश की जल विद्युत स्थापित क्षमता, इसकी जो पहले क्लास हुई है उसमें हमने स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन क्षमता पर बात किया था। स्थापित क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी देश या कोई भी राज्य कितना विद्युत उत्पादन कर सकता है, इसे स्थापित क्षमता कहा जाता है, और कितना कर रहा है उसे विद्युत उत्पादन क्षमता कहा जाता है। उत्पादन क्षमता में और स्थापित क्षमता में आंकड़ों में अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो स्थापित क्षमता की अगर हम बात करें तो 2023 तक देश की जल विद्युत स्थापित क्षमता जो है वो 46,850 मेगावाट है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता, जो देश में कुल विद्युत स्थापित क्षमता है, अर्थात विभिन्न माध्यमों से, जो दूसरे माध्यमों से भी विद्युत उत्पादित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर अगर इसे देखा जाए तो ये 11.2% है। तो प्रतिशत के आधार पर भी और एग्जैक्ट आंकड़ों के आधार पर, दोनों तरह से इस सवाल को आप समझ सकते हैं कि 2023 तक देश की जो जल विद्युत स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 46,850 मेगावाट है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता, जो विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादित किया जा रहा है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जल विद्युत स्थापित क्षमता का जो प्रतिशत है वो 11.2% है। इसे इस आधार पर भी पूछा जा सकता है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। अगला है कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। जल विद्युत ऊर्जा जो है ये परंपरागत तथा गैर परंपरागत दोनों के अंतर्गत आता है। आइए इसको ठीक से समझते हैं। बड़ी जल विद्युत जो परियोजनाएं होंगे, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तात्पर्य है कि 25 मेगावाट से अधिक, 25 मेगावाट से अधिक यदि जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तो वो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत आएगा। और जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले जो लघु विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर भी चर्चा की थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो होता है गैर परंपरागत और दूसरा होता है परंपरागत। गैर परंपरागत को नवीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है, जो परंपरागत होता है इसे अनवीकरण कहा जाता है। गैर परंपरागत से तात्पर्य होता है कि वह ऊर्जा का साधन या ऊर्जा का वह माध्यम जो पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या जो समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे कि जल विद्युत, नदियों में जल समाप्त नहीं होगा, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं इसे हम गैर परंपरागत अर्थात नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें जल विद्युत, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा। ये जो ऊर्जा के साधन हैं, ये जो ऊर्जा है, इन्हें गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। इन से उत्पन्न ऊर्जा जो है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन जो परंपरागत अर्थात अनवीकरण ऊर्जा होते हैं इसके अंतर्गत ताप ऊर्जा अर्थात तापीय ऊर्जा आता है। तापीय ऊर्जा जो कोयले से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो डीजल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है या पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो जो जल विद्युत है इसमें जो बड़ी परियोजनाएं हैं अर्थात 25 मेगावाट से ज़्यादा विद्युत उत्पादित करने वाली जो परियोजनाएं हैं उन्हें
किसके अंतर्गत रखा जाएगा? उन्हें परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाएगा। इसका कारण ये होता है कि परंपरागत ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इससे जैसे कि तापीय ऊर्जा, कोयला जलता है और कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त करके हम टरबाइन को घुमा रहे हैं उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं ये भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जब नदियों का बांध बना करके हम पानी को रोक देते हैं तो इससे नदी का जो ये क्षेत्र होता है इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो जो बड़ी परियोजनाएं हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन जो छोटी परियोजनाएं होती हैं जो 25 मेगावाट से कम विद्युत उत्पादित करती हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है, गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस टॉपिक का कि जल विद्युत जो ऊर्जा है वो ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप इसे ठीक से याद रखेंगे, जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है तथा जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। मैंने बता दिया, गैर परंपरागत को नवीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है और परंपरागत ऊर्जा को अनवीकरण ऊर्जा कहा जाता है। ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगा या जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दो मानक हो जाएंगे। वह ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगा वो गैर परंपरागत अर्थात नवीकरण ऊर्जा है, तथा जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है वो गैर परंपरागत और नवीकरण ऊर्जा है। और ठीक इसके उल्टा जो समाप्त हो सकता है, जो सीमित साधनों में पाया जाता है वो परंपरागत ऊर्जा और अनवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है, और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वो परंपरागत और अनवीकरण ऊर्जा होता है। इसी के आधार पर ऊर्जा को नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत बांटते हैं, ठीक है ना। तो जल विद्युत जो होता है ये दोनों के अंतर्गत आता है, अर्थात जो छोटी परियोजनाएं होती हैं उससे हमें बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, या बांध अगर बनाए भी जाते हैं तो छोटे बनाए जाते हैं जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। अगला है कि देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव, विभव का मतलब पोटेंशियल, देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि यहाँ दामोदर नदी या महानदी, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, ये जो नदियां हैं दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, अर्थात वे नदियां जो प्रायद्वीपों से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होते बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इन नदियों में विभव सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हिमालय में ब्रह्मपुत्र की नदी है इसमें विभव सबसे ज़्यादा होता है। विभव का आप यहाँ पर क्षमता से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव अर्थात ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद होता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं इसमें सर्वाधिक विभव मौजूद होता है। विभव का मतलब था, मैंने बताया पोटेंशियल, अर्थात आप क्षमता से इसको समझ सकते हैं कि उसमें विद्युत उत्पादित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चूंकि ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है, इसमें तमाम नदियां आकर के मिलती हैं जिससे इसका जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, जिससे इसे विद्युत उत्पादित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इनमें सबसे ज़्यादा होता है, ये दूसरे नंबर पर आती हैं। पहले होगा ब्रह्मपुत्र। विभव अर्थात क्षमता सबसे ज़्यादा हिमालयी नदियों में होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भी हिमालयी नदी है। अभी गंगा, यमुना और भी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इनकी तो हमने बात ही नहीं की है। तो उनमें पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। पूछा जाएगा कि जल शक्ति विभव सबसे ज़्यादा किन नदियों में होता है, तो हिमालयी नदियों में जल शक्ति विभव सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उत्पादित कहाँ हो रहा है? उत्पादित हो रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से, उत्पादित किया जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से। इसका जो प्रमुख कारण है वो यह है कि हिमालय की जो धरातल है वो इसका एक प्रमुख कारण बन जाता है। हिमालय में कहीं बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं और कहीं पर खाड़ी पाया जाता है, अर्थात समतल मैदान भी पाया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर उसका उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वितरण नहीं हो पाता है। वितरण नहीं होने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो विद्युत हम उत्पादित करेंगे उसे हम उसका उपभोग कहाँ करेंगे, उसको कहाँ भेजा जाएगा, तो उसको भेज हम बहुत ज़्यादा दूर उसे नहीं भेजा जा सकता। जैसे कि अगर गंगा नदी पर यहाँ पर अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध से जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम दिल्ली नहीं भेज सकते। अगर आप दिल्ली भेजेंगे तो ऊर्जा में काफ़ी क्षय होगा। तो इसका उपभोग केंद्र जो है अर्थात जो हिमालयी नदियां हैं उनमें जो उत्पादन केंद्र है वहाँ से जो उपभोग केंद्र है उसमें काफ़ी दूरी हो जाती है, जिससे ऊर्जा का काफ़ी क्षय होता है। तो इस वजह से हिमालयी नदियों में
पोटेंशियल अर्थात उसकी जो क्षमता है वो तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उत्पादन हम दक्षिण भारत की नदियों में ही कर पाते हैं, वहाँ पर हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन उसे आप भेजेंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ पर आबादी काफ़ी कम है, और आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो या तो मैदानी भागों में है या फिर वो प्रायद्वीपीय भारत में है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें हम देखेंगे कि जो भी नदियां हैं इनसे हम विद्युत उत्पादित करेंगे तो कोई बड़ा शहर जो होगा वो वहीं पर मिल जाएगा आपको, अर्थात जो भी उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादन केंद्र है उसके पास में ही उपभोग केंद्र भी है। तो उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र अगर दोनों पास में ही होता है, उत्पादन और उपभोग दोनों ज़्यादा किया जा सकता है। तो यही कारण है कि हिमालयी नदियों में पोटेंशियल अर्थात विभव सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उत्पादन जो होता है वो हम इन नदियों से करते हैं, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से करते हैं। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव मौजूद होता है। अगला है देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास। देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हुआ है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। ठीक है, अगला है कि विषम धरातल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, विषम धरातल एवं उपभोग केंद्रों की दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति का कम विकास हुआ है। अगला है कि देश में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र, देश में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है वो दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में स्थापित हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से सवाल बने हैं और ज़्यादातर छात्र इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि पहला जो है वो अक्सर छात्र जो है शिव समुद्रम लगा देते हैं, ये गलत। शिव समुद्रम दूसरा है, शिव समुद्रम जो है ये दूसरा है, इसको ठीक से याद रखेंगे। पहला जो है देश का सर्वप्रथम जल शक्ति विद्युत जो संयंत्र लगाया गया है वह है दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में। ये वो पहला स्थान है जहाँ पे जल विद्युत उत्पादित भी किया गया था और उसका उपभोग भी किया गया था, तो वह है दार्जिलिंग। इसके बाद दूसरा जो है अर्थात इसके बाद जो है कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था 1902 में। ये दोनों डेट आप अच्छे से याद रखेंगे, पहला जो है 1897 में और दूसरा जो है 1902 में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम, कर्नाटक में। अगला है कि देश में सर्वाधिक जल विद्युत की स्थापित क्षमता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने स्थापित क्षमता यानी कि जो भी जल विद्युत से संबंधित है, विद्युत उत्पादन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो हमने इसके पहले वाली क्लास में करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लें। देश में सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित क्षमता वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन जो है वो हिमाचल प्रदेश करता है। ठीक है, अगला है कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, देश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग परियोजना है। ऊपरी सियांग परियोजना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वैसे जो भी पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं ये सभी के सभी पॉइंट परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए जल विद्युत से बनने वाला कोई भी सवाल यदि आप ये क्लास ठीक तरीके से तैयार कर लेते हैं, एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।